नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा यूरोपियन यूनियन के ग्लोबल गेटवे प्लान के बारे में। ये 170 बिलियन डॉलर का प्लान है और इसका मुख्य मकसद अफ्रीका में चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करना है। 150 बिलियन यूरो या 170 बिलियन डॉलर का जो ये इन्वेस्टमेंट प्लान है, इसे ईयू क्यों लेकर आ रहा है, इसी को हम जानने की आज इस लेक्चर में कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे सभी लेक्चर्स की अपडेट्स समय समय पर प्राप्त होती रहे। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, अपडेट्स को प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कोर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आने वाला है। दिस विल बी अ लाइव क्लास, तो इसमें आप 2022 की तैयारी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको हिस्ट्री बिल्कुल ही नहीं आता है, आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, सो इट विल बी काइंड ऑफ अ क्रैश कोर्स जिसमें हम 40 डेज के अंदर ये पूरा कोर्स करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 21 फरवरी। डू ज्वाइन दिस, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, अनअकैडमी के कोई भी कोर्स को अवेल करने के लिए आप एक सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन पर अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है। सो यू विल गेट द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जिसमें जीएस और ऑप्शनल दोनों के कोर्सेज होते हैं। यू कैन गेट इट फॉर 45,800 रुपीज। तो देखिए, 10 फरवरी को ग्लोबल गेटवे नाम का ये प्लान यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लियन के द्वारा अनाउंस किया गया था और इसमें इन्होंने कहा कि अफ्रीका में हम 150 बिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट करेंगे। वॉन डर लियन के द्वारा ये घोषणा करी गई जब वो रिसेंटली अपनी अफ्रीका की ट्रिप पर थी। तो ईयू की अध्यक्ष अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष के साथ मिलकर इस घोषणा को करती हैं। और ये भी याद रखिए कि अफ्रीकन यूनियन के इस वक्त प्रेसिडेंट कौन है। सो दैट इज मैकी सैल, जो कि सेनेगल देश के राष्ट्रपति हैं। तो सेनेगल के राष्ट्रपति हाल ही में अफ्रीकन यूनियन के भी प्रेसिडेंट बने हैं। सो इन दोनों ने ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंसमेंट किया कि यूरोपियन यूनियन अफ्रीकन यूनियन में या फिर अफ्रीका के देशों में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। अब इसको सामरिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो चाइना के बीआरआई को कंपीट करने के लिए ये प्लान लाया गया है। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, आई एम श्योर आपको इसके बारे में पता होगा, कई वीडियोस पाथफाइंडर पर भी हम इसके बारे में बना चुके हैं। ये इनिशिएटिव 139 कंट्रीज ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आप वैसे देखेंगे तो यूएन के बाद एक तरह से सबसे बड़ा संगठन धीरे धीरे बीआरआई बनता जा रहा है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में कई देश शामिल हैं, ना केवल वो देश जो आइडियोलॉजिकली चाइना के साथ हैं, जैसे कि कंबोडिया, लाओस, कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, लेकिन ऐसे देश जो वेस्टर्न कंट्रीज के, यूएस, यूके के बहुत बड़े सहयोगी हैं, वो तक इसमें शामिल हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीस, इटली, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये देश हिस्टोरिकली और जियोपॉलिटिकली हमेशा पश्चिमी देशों के साथ में रहे हैं। इनफैक्ट ग्रीस, इटली तो खुद ही पश्चिमी देश हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया है। तो ऑलमोस्ट आधा ईस्टर्न यूरोप और अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यहाँ पर अभी साउथ अमेरिका के कंट्रीज भी इस बीआरआई को ज्वाइन कर रहे हैं। और बीआरआई को ज्वाइन करने वाला लेटेस्ट कंट्री है अर्जेंटीना। इसे आप ध्यान रखिए। तो अर्जेंटीना भी अब कलर हो चुका है 6 फरवरी को ही। सो इन्होंने डील साइन करी है। तो अब एक तरह से साउथ अमेरिका के अंदर भी बीआरआई काफी बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर पहुंच चुका है। चाइना बीआरआई को एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में प्रमोट करता है, लेकिन यह सच्चाई किसी से नहीं छिपी है कि चाइना का अल्टीमेट मकसद मिलिट्री डोमिनेंस या फिर जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस है इस बीआरआई के माध्यम से। और एक प्रॉब्लम यह भी आ रही है कि इनमें से कई देश जिन्होंने बीआरआई को ज्वाइन किया था, इनमें लोन की या डेट की समस्या आ गई है। इन्होंने इतना कर्ज ले लिया चाइना से, अब ये चुका नहीं पाते और कर्ज चुकाने की बजाय ये चाइना को वो एसेट ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमने ऐसे कई एग्जांपल देखे हैं, चाहे वो श्रीलंका में हो या फिर वो अफ्रीकन कंट्रीज में हो, कि अगर कोई पोर्ट या फिर कोई बहुत बड़ा बंदरगाह जिसका कर्ज ये नहीं चुका पाते, वो चाइना को ट्रांसफर हो जाता है और चाइना उस बंदरगाह का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए करेगा। रिसेंटली मॉन्टीनीग्रो, जो कि एक छोटा सा यूरोपियन देश है, उसके साथ भी दिक्कत आ रही है, वो रीपे नहीं कर पा रहा है। सो मॉन्टीनीग्रो इज द लेटेस्ट कंट्री जिसके साथ में ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का शिकार जो हो गया है। अब 1 दिसंबर 2021 को यूरोपियन यूनियन ने इस प्लान की घोषणा कर दी थी। तब इन्होंने कहा था कि इसे हम ग्लोबल गेटवे कहेंगे, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा और ये कनेक्टिविटी स्ट्रैटेजी होगी। तो 1 दिसंबर को ये अनाउंसमेंट तो हो गया था, लेकिन इसकी डिटेल्स इन्होंने अभी फरवरी में जारी करी है। तो अब ये ग्लोबल गेटवे क्या है? तो देखो, ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव का लक्ष्य है कि ओवरऑल 300 बिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट किया जाए पब्लिक और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है बेहतर हाईवेज, फास्ट रेलवेज, बंदरगाह, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हें डेवलप करना है पूरी दुनिया में 2027 तक। और 300 बिलियन यूरो, विच इज अ बिग डील फॉर यूरोपियन यूनियन, ये पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। इसमें ऑलरेडी 150 तो इन्होंने अनाउंस कर दिया है। सो हाफ ऑफ इट हैज बीन अनाउंस्ड, बाकी का आधा बाद में करेंगे। अब ये पैसा आएगा कहां से? तो कुछ पैसा यूरोपियन यूनियन खुद अपने फंड से निकालेगा, कुछ इनके जो मेंबर स्टेट्स हैं वो अलग से इन्वेस्टमेंट करेंगे। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो कैपिटल रेज करेगा, यानी कि जो ओपन मार्केट में है, ओपन मार्केट में जाके बॉन्ड्स वगैरह रेज करेंगे, जिससे बैंक्स अपना ये इन्वेस्टमेंट रेज करके इन देशों को दे सकेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान जैसे कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस भी या प्राइवेट कंपनीज भी यहां पर अपना पैसा डालकर पार्टनर बन सकती हैं, सो दे कैन बाय इन दिस प्रोग्राम। ओके, तो ये प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन रहेगा फंड्स रेस करने के लिए। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि बीआरआई को काउंटर करने के लिए पश्चिमी देश कुछ सोच रहे हैं। जून 2021 में लास्ट ईयर जब G7 की मीटिंग हुई थी, उस समय भी एक B3W इनिशिएटिव की बात हुई थी। बिल्ड बैक बेटर नाम का ये प्लान था। तो G7 देशों ने कहा था सबसे पहले, हालांकि उन्होंने उसको लागू नहीं किया, लेकिन कहा जरूर था कि हम एक नया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाएंगे जो चाइना से कंपीट करेगा। तो यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट पर अभी ये बात लिखी हुई है कि इनिशिएटिव्स सच एज बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड एंड ग्लोबल गेटवे विल म्यूचुअली रीइंफोर्स ईच अदर। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में ये पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। तो अनाउंसमेंट तो हो गया है, लेकिन अभी एक्चुअल काम दोनों का स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ग्लोबल गेटवे एक तरह से EU का प्लान है और B3W जो है ये G7 का है। हालांकि दोनों में बहुत इंटरलिंकिंग होगी और ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से इन्होंने लिख भी दी है कि दोनों एक दूसरे को इन्फोर्स करेंगे। हो सकता है भविष्य में दोनों एक ही हो जाएं। इट कैन ऑल्सो हैपन अकॉर्डिंग टू मी। इन्होंने ऐसा कोई प्लान नहीं कहा है, मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में ये प्लान सम्मिलित भी हो सकता है। फिलहाल के लिए यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि इस अफ्रीका यूरोप इन्वेस्टमेंट पैकेज में हम पैसा वहां पर फोकस करेंगे जो प्रायोरिटी एरियाज हैं, और प्रायोरिटी एरिया मेनली इन्वेस्टमेंट जहां पर डिमांड आ रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ही हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जिन देशों को सबसे ज्यादा जरूरत है वहां पर हम प्रोजेक्ट्स शुरू करेंगे। सो दे विल फोकस ऑन ग्रीन ट्रांजिशन। तो ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जाएगा। बायोडाइवर्सिटी बचाने के लिए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे, क्योंकि अफ्रीका में जमीन बहुत ज्यादा वेस्ट हो रही है, जो लैंड डेजर्टिफिकेशन हो रहा है वो काफी बड़ा है। तो उसमें भी प्रोजेक्ट्स को ये फाइनेंस करेंगे। सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोजेक्ट्स फाइनेंस होंगे, और सस्टेनेबल ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। तो ये लक्ष्य होगा इस पूरे प्लान का। ठीक है, तो ग्लोबल गेटवे प्लान का अगर आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है यूपीएससी मेंस में, तो आप ये 4 पॉइंट्स सीधे तौर पर लिख सकते हैं। मेनली रिन्यूएबल एनर्जी इज देयर फोकस एंड बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन कंसर्न्स। ये जो पूरी स्कीम है ये यूरोपियन यूनियन के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। देखिए, EU जनरली ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में इस तरह के प्रोजेक्ट्स में अभी तक आया नहीं है। पहली बार ये अपना इन्फ्लुएंस इस पैसे के बदौलत बनाना चाह रहा है, चाइना को टक्कर देना चाह रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट प्लान मेनली चाइना के BRI को ही चैलेंज करेगा, और EU के लिए ये एक बड़ा कदम है। सो इट इज लाइक स्टेपिंग इनटू द बिग लीग्स फॉर यूरोपियन यूनियन। और ये काफी बड़ा प्लान इसलिए भी है क्योंकि खुद यूरोपियन यूनियन अपने पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी से जूझ रहा है, और ऐसे में वो दुनिया को पैसा देना चाहता है। सो दिस कैन ऑल्सो हेल्प द ओवरऑल पोस्ट पैंडेमिक ग्लोबल रिकवरी इन द वर्ल्ड, स्पेशली अफ्रीका। इस ग्लोबल गेटवे प्लान के तहत एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो 9 फरवरी को ही इन्होंने अनाउंसमेंट किया था जिस दिन, तो मोरक्को में ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है। तो एक तरह से इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। लेकिन अफ्रीका के कई क्रिटिक्स अभी कह रहे हैं कि ये प्लान कहीं फिर से कोलोनियलिज्म को बढ़ावा ना दे दे। तो देखिए, अफ्रीका के लोग काफी डरते हैं, यूरोप के साथ उनका संबंध अच्छा नहीं है। मतलब डरते हैं इन द सेंस कि दे आर वेरी अवेयर दैट यूरोपियंस ने पहले भी कॉलोनाइजेशन किया, फिर से कोशिश कर सकते हैं। सो दिस कुड बी अ न्यू कॉलोनाइजेशन। न्यू कॉलोनाइजेशन क्या होता है? जब आप अपनी आर्थिक नीतियों की मदद से किसी को गुलाम बनाना चाहते हैं, तो वो होता है न्यू कॉलोनाइजेशन। तो ये इतना सारा इन्वेस्टमेंट आएगा, तो ये इन्वेस्टमेंट कहीं फिर से अफ्रीका को इस तरह की गुलाम वाली स्थिति में ना ले जाए। एक और बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि अफ्रीका के देशों में भ्रष्टाचार बहुत व्यापक स्तर पर है, और भ्रष्टाचार के कारण देश के इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं होता है। अगर कोई बड़ी वेस्टर्न कंपनी आती भी है, कोई माइनिंग प्रोजेक्ट्स या ऑयल प्रोजेक्ट यहां पर शुरू होता है, तो हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि ये वाली कंपनीज क्या करती हैं, डायरेक्टली पॉलिटिशियंस को या ऑफिसर्स को ब्राइब कर देती हैं, उन्हें रिश्वत दे देती हैं। तो मान लो कि कोई प्रोजेक्ट 100 करोड़ का था, तो लेट्स से कि उसको 100 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को जाने थे, उसकी बजाय वो 20 करोड़ रुपए इन ऑफिसर्स या पॉलिटिशियंस की जेब में चले जाते हैं, और इसमें देश का और सरकार का कोई भला नहीं होता है, और उनको वो प्रोजेक्ट मिल जाता है, वहां पे वो अपनी माइनिंग या जो भी रिसोर्स का दोहन है वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो इससे ये होता है कि ओवरऑल देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, एंड इट इज चीपर फॉर दीज कंपनीज टू पे द ब्राइब। तो 100 करोड़ की बजाय इनका 20 करोड़ में काम हो रहा है, तो ऑफकोर्स ये 20 करोड़ वाले रिश्वत वाले रास्ते से जाना प्रेफर करते हैं। रिश्वत का एक और बेनिफिट ये होता है कि ये कंपनीज इंश्योर करती हैं कि हमारे अलावा और कोई कंपनी इस देश में आकर सेम काम करना स्टार्ट ना कर दे। तो मान लो कोई ऑयल कंपनी है, वो क्या करती है, सरकार को पैसा दे देती है या मंत्रियों को पैसा देकर ये इंश्योर कर देती है कि दूसरी ऑयल कंपनी इस देश में नहीं आएगी। तो इससे उनकी मोनोपोली हो जाती है, वो पैसा बढ़ा सकते हैं अपने रिसोर्स का। जैसे ऑयल का प्राइस बढ़ा दिया तो एक तरह से उनकी मोनोपोली हो गई, उनको प्रॉफिट भी बढ़ गया। प्रॉफिट बढ़ता है, शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न बढ़ता है, कंपनी ओवरऑल स्टॉक मार्केट्स में वैल्यूएशन अच्छी ले जाती है। तो इससे क्या होता है कि कंपनी को बहुत जबरदस्त फायदा है। तो उनके लिए तो रिश्वत देना जरूरी सा हो जाता है। मतलब आज के समय में जो मॉडर्न एमएनसीज काम कर रही हैं अफ्रीका में, ये मानकर चला जाता है कि उनको रिश्वत तो देनी ही है, वो अपने बजट का एक हिस्सा अलग से रखते हैं रिश्वत देने के लिए, ये एक ओपन सीक्रेट है।
तो ऐसे में ये ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट कहीं इस पूरी समस्या को और बड़ा ना कर दे, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। इसी मुद्दे पर एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, आप एस्पिरेंट हैं तो इसे मत देखिएगा, बट एक जनरल व्यूअर हैं तो देख सकते हैं। विरुंगा नेशनल पार्क नाम की जो जगह है उस पर ये इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, आप इसे देखिए। आई थिंक नेटफ्लिक्स पे ही है ये डॉक्यूमेंट्री। तो किस तरह से वहाँ पर ये पूरा करप्शन का सिस्टम काम करता है, यू कैन हैव अ लुक। अब जाते जाते मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, पीडीएफ्स को डाउनलोड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर देश के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं, आप इनके कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ प्लस और एन आइकॉनिक सब्सक्राइबर, ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ अवेलेबल हैं। कोई भी डाउट है आपको कोर्स से संबंधित, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पीडीएफ में भी आपको नंबर मिल जाएगा। नए बैचेस हर वेडनेसडे को स्टार्ट होते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस का आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप मेंटरिंग चाहते हैं, अगर आप 1-on-1 मेंटरिंग चाहते हैं तो गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। 20% डिस्काउंट अभी चल ही रहा है, मैं आपको बता चुका हूँ 19 फरवरी तक। सारे कोर्सेज ईएमआई पर भी अवेलेबल हैं। मिडिवल हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एक नई टेस्ट सीरीज फॉर 2022 प्रीलिम स्टार्ट हो चुकी है, इस सब्सक्रिप्शन को अवेल करिए। 3000 रुपीज़ का ये अभी इनिशियल ऑफर है इसका, टेस्ट सीरीज का। कॉम्बैट आ रहा है 27 फरवरी को, बहुत बड़ा कॉम्बैट है, इसमें बहुत सारे अट्रैक्टिव प्राइसेस हैं जीतने के लिए। स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज भी चालू है, इसको भी ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।